नाजरीन वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं कि दहशतगर्दी की जो हालिया लहर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और अभी ताज़ा तरीन वाक़या जो मस्तौंग में पेश आया जिसमें मुसाफिरों को बस से निकाल कर और गोलियां मारी गई हैं और उनको निशाना बनाया गया है गोलियों का। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। मुशाहिद साहब, आप इस मुल्क का फ्यूचर क्या देखते हैं ये तमाम तर सूरत हाल देखते हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि फ़्यूचर पे भी बात हो सकती है, लेकिन अभी जो हाल है वो इतना दर्दनाक और ख़ौफनाक है। आप देखें 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। हमने एक बुनियादी फ़ैसला किया था बग़ैर सोचे समझे। असल में कौमें जो होती हैं वो जब भी कोई कौमी फ़ैसला करते हैं तो उस पर बड़ी सोच विचार और फ़िक्र की ज़रूरत होती है। लेकिन ये इस जंग में शामिल होने का जो अमेरिका के साथ जो वार अगेंस्ट टेरर है, इसमें जो हमने फ़ैसला किया था ये सारी दुनिया को पता है कि इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला था, लेकिन हमने इस पर ना कोई सोच विचार की, ना उस वक्त डेमोक्रेसी थी। एक जर्नैल था जो अपनी नाजायज़ इक़्तिदार को जायज़ करने के लिए उसने जो कौम के मफादात थे, अवाम के मफादात थे, वो पसे पुश डाल के सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को देखा, जिसके नतीजे में आप ये देखें कि वो कहा है ना ख्वारज़म शाह ने कि जो कौमें इज्तमाही तौर पर गलत फ़ैसले करती हैं तो उसके नतीजे में जो आपके दामन पे धब्बे लगते हैं वो आंसुओं से नहीं धुलते बल्कि खून से धोए जाते हैं। तो आप यही देखें लें कि पिछले 10 साल से हम जिस तरीके से खून दे रहे हैं उस गलत फ़ैसले को अवाम, पूरा मुल्क, यानी कि कोई खित्ता ऐसा नहीं है, कोई सूबा ऐसा नहीं है कि कम व बेश कहीं कम या ज़्यादा खून की होली खेली जा रही है एक ऐसे मकसद के जो मकसद है ही नहीं, जिसमें कोई हासिल वसूल नहीं है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। मईशत हमने अपनी तबाह कर ली है, अमन व अमान हमने अपना तबाह कर लिया है, हमारे जो दुनिया के साथ ताल्लुकात थे वो हमारे ख़राब हो चुके हैं। हमें ये बताया गया था उस वक्त के जनाब ये 4 हफ्ते की जंग है और हमारा न्यूक्लियर एसिड महफूज हो जाएंगे, आज़ाद कश्मीर का जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो कुछ रिज़ॉल्व होने के बजाय बहुत सारे नए इश्यूज़ जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और अब ऐसे हालात में जो भी फ्यूचर होगा उसके बारे में मैं अगर मुस्बत का बात कहूँ तो वो मुस्बत बात यह है, नेगेटिव तो नज़र ही आ रही है, लेकिन मुस्बत बात यह है कि इतने शदीद प्रेशर में जो कौम रहे और उसमें से निकल जाए तो फिर उसका फ्यूचर ब्राइट भी होता है। इसलिए कि इतना अगर प्रेशर किसी कौम पे पड़ता हर लिहाज से, चाहे वो अमन व अमान का मसला हो, चाहे वो मईशत का मसला हो, चाहे वो खून रेजी हो, तो शायद वो पैरालाइज कर जाते। लेकिन मैं इस कौम को भी दाद देना चाहता हूँ कि बहरहाल जो भी हालात हैं, जिसका भी कसूर है, लेकिन मुकाबला तो अवाम ही कर रहे हैं, गरीब अवाम मर रहे हैं, खून दे रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे बहरहाल कायम है। तो इस लिहाज से अगर ये इंशाल्लाह निकल भी जाएंगे, और जब तक ये फ्यूचर की बात उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक अमेरिका इस खित्ते में मौजूद है, नेटो और उसकी 40 ममालिक की फ़ौजें और उनकी एजेंसियां जो करोड़ों अरबों डॉलर लेके यहाँ पे फिर रही हैं और वो अपने अपने टारगेट के तहत बहुत सारे जो हैं उन्होंने इश्यूज खड़े किए हुए हैं। चाहे वो इशू बलूचिस्तान का इशू हो, चाहे वो कराची की टारगेट किलिंग का हो, या खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। लेकिन बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री करूंगी कि ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त करेंगी। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड महसूस होती हैं क्योंकि पेशावर में हमले और धमाके होते हैं, उसी तरीके से बॉर्डर पर होते हैं, पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर होते हैं, कराची में शुरू हो जाते हैं, अब बलूचिस्तान में हो जाते हैं। लेकिन ये जो बलूचिस्तान में एक ताज़ा लहर जो सेक्टेरियन वायलेंस की चल पड़ी है, इसको कैसे कंट्रोल, ये हुकूमत कंट्रोल कैसे करेगी, रिट कैसे कायम करेगी? देखें, बात यह है कि हुकूमतें जो होती हैं ना उनको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती हैं सबसे पहले। अच्छा मुशाहिद साहब, मुझे एक सेकंड मौका दीजिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर हसन निसार साहब। हसन साहब, आपने तमाम तर वाकयात देखे, कल कराची में जो हुआ, उसके बाद रात में पेशावर में भी एक सीडीज की दुकान पर हमला हुआ, उससे पहले पेशावर में होते आ रहे हैं, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं कि वो क्रॉस करते हैं और आकर हमले करते हैं। बलूचिस्तान में मस्तौंग में अभी एक नया वाकया पेश आया कि उसके अंदर 20 लोगों को जान भाग किया गया है। आप कैसे देखते हैं, हमारा फ्यूचर क्या है?
دیکھیں جیسے آپ کا ماضی اور جیسے آپ کا حال ہے اسی طرح کا آپ کا فیوچر ہے. آئی ایم سوری. ابھی آپ جب میرے بہت ہی پیارے قابل احترام بھائی مشاہد صاحب سے جب آپ بات کر رہی تھیں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تازہ لہر. یہ تازہ لہر نہیں ہے تو بہت پرانی. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ہے جیسے بجلی آپ کے تو جاتی آتی رہتی ہے نا, تو کبھی فلکچویشن دیکھا بہت سے اپلائنسز جو ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں یکدم, کبھی بہت بڑھ گئی کبھی بہت کم ہو گئی کبھی ڈم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس. سو اس میں نہ کوئی تازہ ہے نہ باسی ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ بات کر رہے تھے ابھی پرویز مشرف کے حوالے سے, تو تھوڑا اس سے اگر پیچھے چلا جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ضیاء الحق کی ایک اپنی ڈاکٹرین تھی, وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے مجھے نہیں پتا. وقت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ ناعاقبت اندیشانہ فیصلہ تھا. اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ رشیا جانے کی بجائے جو آپ کے بہت ہی زیادہ قریب ہے, نیکسٹ ڈور ہے بلکہ, امریکہ چلے آپ تھوبڑے اٹھا کے امریکہ پہنچ گئے اور بھیک میں آپ نے سینیٹری تک کا سامان ان سے لیا. پھر آپ نے اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کے خواجہ ناظم الدین تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے تمام تر گناہوں کے باوجود بخشنے والا ہے وہ, تو تھینک یو امریکہ کے بورڈ. تو یہ کہانی کو نئی نہیں ہے. بالکل صحیح. پاکستان کی بربادی کا عمل اس کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا جی. آپ نے بنگلہ دیش بنایا ہے اور اتنا بے حیا دانشور ہے اس ملک کا, اتنے ڈھیٹ اتنے بے شرم ہیں, خاص طور پہ میرے والا جو حصہ ہے وہ جو اردو پریس ہے, آج بھی یہ کہنے سے باز نہیں آتے, یہ لکھنے سے باز نہیں آتے کہ پاکستان ابد تک رہنے کے لیے بنا ہے. او بھائی, اس کو تو ٹوٹے ہوئے 40 سال ہو گئے, کوئی حیا کر لو. اتنا بڑا جھوٹ. اب پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے بھی 97 ارب ڈالر ہے. یہ ان پڑھ عوام تو چھوڑیں آپ, یہ پڑھا لکھا آدمی بھی کمپریہینڈ نہیں کر سکتا کہ 97 ارب ڈالر کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اس ملک کے لوٹے ہیں, وہ ظاہر ہے نہ میں نے لوٹے ہیں نہ آپ نے لوٹے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا تو کبھی اس طرح کا معاملہ رہا ہی نہیں. شاید اسی لیے ہم پاکیزہ ہیں کہ ہمیں ناپاک ہونے کی مہلت ہی نہیں ملی. تو جس ملک میں اس طرح کا لوٹ مار کا عالم ہو, ڈنگ ٹپاؤ ڈیسیشنز ہوں, ٹنل ویژن ہو, اگلے الیکشن سے زیادہ کوئی پولیٹیکل لیڈر اس ملک میں پیدا ہی نہیں ہوا آج تک جس کی نظر اگلے الیکشن سے آگے ہو. اس سے زیادہ کی ان کی دنیا نہیں ہوتی. اور اس سے بھی بڑی بات یہ جو میں اکثر کہتا ہوں اور اس پہ گالی بھی کھاتا ہوں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک کی صرف اشرافیہ ہی نہیں, انفارچونیٹلی عوام بھی ایکولی کرپٹ ہیں. بالکل. میں اگر دودھ میں پانی اور گند ڈال کے اپنے بچے برباد کر رہا ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں, اگر میں سرنجز ریسائیکل کر رہا ہوں تو میں وہ کر رہا ہوں, نقلی دوائیاں بیچ رہے ہیں, مطلب لانگ لسٹ ہے اس پبلک کے کرپشن کی بھی. بالکل جی. اچھا, میں یہاں پر اب آپ سے یہ ایک سوال کروں گی کہ اپوزیشن کا, پارلیمنٹ کا, عدلیہ موجود ہے, ان سب کا کیا رول ہونا چاہیے پھر؟ دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں اور اپنے اپنے مشاغل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں بہت بہت بڑے کیسز صحیح یا غلط یا جیسے بھی ہے فیصلوں کے منتظر ہیں, وہ شیلف میں پڑے ہیں, فریز ہوئے پڑے ہیں. اچھا, جس کو آپ پارلیمنٹ کہہ رہی ہیں وہ پارلیمنٹ نہیں ہے, جس کو آپ اپوزیشن کہہ رہی ہیں معاف کیجئے مجھے وہ اپوزیشن نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ جہاں ایک دہاڑی دار مزدور کی جس کے چولہے کو گرہن لگ چکا ہے, اس کی نمائندگی اگر صنعت کار کر رہا ہے, ایک ہاری کی نمائندگی تگڑا زمیندار کر رہا ہے, ایک اونٹ چرانے والے بلوچ کی نمائندگی اس کے سردار کر رہے ہیں, تو یہ جوکروں کا, یہ جوکر جمہوریت ہے. یہ دس از ناٹ ڈیموکریسی. مزہ کیسے چکھ سکتے ہیں کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے. اس طرح کے ڈائلاگ بھی میں بہت سے بول سکتا ہوں کہ وہ جو زرداری صاحب کا ایک تقیہ کلام ہے
अजीबो गरीब सा, ये डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज ले तो रहे लोगों से आप लोग। अच्छा, और ये कहना कि जी वो बदतरीन आमरीत से बेहतरीन आमरीत से बदतरीन जमहूरियत, ये जुमले सारे ठीक हैं, अच्छे हैं, बोलते जाएं, चलते जाएं, देखें मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो जो बात कर रहा हूँ कि टॉप टू टो एक ही कहानी है, 97 अरब डॉलर बाहर है, लोग भूखे मर रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना खाने पीने का है, इन्फ्लेशन बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, गुर्बत बढ़ रही, और दुनिया से बार बार इमदाद की अपील भी चल रही है और कशकोल ले लेकर घूमते हैं। अच्छा, मैं मुशाहिद साहब से, मेरे साथ रहिए हसन साहब, मुशाहिद साहब से मैं ये सवाल करूंगी, मुशाहिद साहब क्या वजह है, क्या अपोजिशन इतनी कमजोर हो रही है, क्यों नहीं उठ खड़े होते? देखें, बात यह है कि इसकी बहुत सारी रीज़न हैं। हसन निसार साहब जो कह रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप 47 से शुरू हो जाएं, वो रूस जाने के बजाय अमेरिका जाना, और फिर उसके बाद अयूब खान का डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से 1954 में आके कैबिनेट में बैठना, फिर सिकंदर मिर्ज़ा का आ जाना, फिर अयूब खान का आना, फिर ज़ियाउल हक का आना, फिर परवेज़, बीच में थोड़े थोड़े वक्फों के लिए सियासतदानों को मौका मिला है, उन्हें मार भी काफ़ी पड़ी है। हालांकि दुनिया में कहीं इस तरह से नहीं होता, थोड़ी सियासतदान की इज्जत, हिंदुस्तान में सियासतदान ने इतनी मार नहीं खाई जितनी यहाँ पे थोड़े थोड़े वक्फों की हुकूमतों के लिए खाई हैं। तो असल बात यह है कि ना सियासी जमातें, ना सियासी लीडर, ना वो ताकत पकड़ सके, ना उन्हें ताकत पकड़ने दिया गया, इसलिए कि प्रोसेस चला नहीं है ज़्यादा देर तक। अब इन हालात में मतलब आप कैसे तवक्को कर सकती है कोई आइडियल चीज़ जो है वो आवाम के सामने आएगी? लोग एडहॉक बेसिस पे, ये भी बात दुरुस्त है, फैसले करते हैं और दूर तक देखते नहीं। कौमें जो हैं वो लीडरों ही से बनती हैं, जिन भी कौमों ने, तो उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो लोगों के या पाकिस्तान। अच्छा, मुशाहिद साहब मुझे ज़रा सा मौका दीजिए, फिलहाल नाज़रीन वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, न्यूज़ अपडेट्स का, मेरे साथ रहिए, वापस आते हैं।